11 पॉइंट। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें इबोनाइट का रॉड यूज करना है, ग्लास का रॉड यूज करना है और सिल्क, सिल्क के लिए थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है और आता है पेपर में। सो सिल्क, इबोनाइट, ग्लास रॉड। देखिए समझिए आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिल्क और इबोनाइट लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग बचपन में स्कूल में भी करते थे। जैसे स्कूल में ब्रेक हुआ तो दोस्तों के साथ हम लोग बोलते थे कि मैं मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैजिक दिखाने के लिए ऐसे पेन ले लिए, ठीक है। ये पेन, पेन लेकर के इसको जस्ट पेपर पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा, एकदम बहुत छोटा छोटा महीन महीन टुकड़ा जस्ट टेबल पे रख लेते थे और पेन पेन लेकर के ऐसे से रगड़ते थे। सब लोग बचपन में, सब लोग स्कूल में करते थे कि ऐसे रगड़ रगड़ करके पेन को, और बोलते थे कि अब देखो ये पेन मेरा मैग्नेट बन गया। और इसको ऐसे जैसे ही इस पेपर के टुकड़े पे ले जाते थे, छोटा छोटा टुकड़ा रहना चाहिए, ये पेन फट से उसको अटैक कर लेता था। सब लोग स्कूल में ये सब जस्ट फिफ्थ सिक्स क्लास पे सब मैजिक दिखाते थे कि देखो ऐसे पेन लेना है, ये पेन हुआ, ये इसी को इबोनाइट, तो यही है। ये प्लास्टिक टाइप का ही है, ये प्लास्टिक है। कंघी भी हो गया, वो उसमें भी आता है नेचर। तो ये ऐसे, इसको ऐसे रगड़ना है, इसको ऐसे बाल से रगड़ना है और रगड़ करके जस्ट उसको जस्ट पेपर के पास ले जाना है। सब लोग किए हुए स्कूल में करते थे हम लोग। तो वही कॉन्सेप्ट है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। या आप ब्लैंकेट में भी फील करते हैं हम लोग। जब आजकल जो है जो ब्लैंकेट आता है वो जो कॉटन है वो आर्टिफिशियल रहता है, वो जस्ट पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो वो पॉलीमर्स जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक में जैसे ढेर सारा पॉलीमर पढ़ते हैं, उसमें उसमें हम लोग ब्लैंकेट के लिए, पिलो के लिए जो डेक्स्ट्रॉन यूज होता है वो सब हम लोग डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो जब ठंड के टाइम में जब ब्लैंकेट लेके ओढ़ते हैं तो कभी कभी देखते हैं आपका हाथ अगर उनके ब्लैंकेट से टच करेगा तो अचानक जैसे स्पार्क निकलता है। अभी फील किए होंगे एकदम। तो वो क्यों आता है स्पार्क? से वो चार्ज के चलते हैं, आपका हाथ भी और उससे सिल्क सिल्क टाइप का आर्टिफिशियल वो रहता है, वो जैसे टच करेगा जस्ट चार्ज हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो वो छोटा सा रिजल्ट आपको पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ये नंबर वन, ये है सिल्क, ये सिल्क का क्लॉथ, ठीक है। ये सिल्क, ठीक है, सिल्क का कपड़ा है और इस पे आपको रगड़ना है, रगड़ना है इसको इबोनाइट ऐसे। सो इबोनाइट का ऐसे रॉड लेना है। इबोनाइट जस्ट लाइक अ प्लास्टिक है ये, इसको ऐसे रगड़ना है इसमें, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रगड़ेंगे, इससे सिल्क सिल्क से जस्ट ऐसे दो चार बार ऐसे करेंगे। जैसे हेयर का भी वही प्रॉपर्टी है, जो बाल भी हो गया, हम लोग का बाल हुआ वो भी आपका सिल्क जैसा ही है। और वो ऐसे रगड़ेंगे इस पे पेन को तो वो चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको ऐसे दो चार बार ऐसे या 10 बार रगड़ेंगे तो ये जो होता है ये इसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस केस में जो सिल्क है आपका, और जब इसको हटाएंगे और ये इबोनाइट, ये जो इबोनाइट है, ठीक है, ये तो इबोनाइट, इबोनाइट में ये इसको मार्क कर लीजिएगा, ये समझिए इबोनाइट, इबोनाइट का रॉड। इसमें मैं इसको एन को रेड कलर कर देता हूँ और इससे हमें याद करने में थोड़ा सा इजी रहता है। एन फॉर निगेटिव चार्ज, जो अगर आप इन दोनों को रगड़ेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज। तो इबोनाइट के जो रॉड है, इबोनाइट का रॉड जो हो जाता है वो चार्ज हो जाएगा और इस इबोनाइट के रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जितना है इस पे निगेटिव है उतना पॉजिटिव, ऐसे। तो ये जानना था कि ये चार्ज जो हुआ ट्रांसफर हो जाएगा, रगड़ेंगे जब आप तो इबोनाइट निगेटिव हो जाता है। एन मैंने इसलिए रेड कर लिया कि एन फोर निगेटिव, इबोनाइट का रॉड जो होता है वो निगेटिव हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे ग्लास का सेकेंड, अगर सिल्क ले लेंगे, सिल्क के साथ अगर ग्लास ग्लास का रॉड अगर यहाँ पे लेंगे तो ग्लास के रॉड से जब ऐसे रगड़ेंगे तो इसमें चार्ज अपोजिट हो जाता है, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे निगेटिव चार्ज आता है। तो ये आपको जानना है आपको।
सो इबोनाइट, इबोनाइट एन फॉर निगेटिव हुआ, बट अगर आप जैसे ही इसको ग्लास के रोड पे अगर रगड़ेंगे तो ये चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। ये है ग्लास का रोड, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे, इस तरह से। तो इस टाइप क्वेश्चन आता है और सिंपल सा रिजल्ट है, चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ना ऐसे भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये दोनों रॉड को ऐसे थर्ड पॉइंट में, कि अगर हम लोग दोनों रॉड ले लिया, जैसे ये सिल्क ले लिया, ये है सिल्क, और फिर से यहां सिल्क ले लिया, ये है इबोनाइट रॉड, सो इबोनाइट रॉड है, और ये है ग्लास का रॉड है। ऐसे ऐसे बोला गया था क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट था कि इबोनाइट रॉड और ग्लास का रॉड दोनों को रगड़ना है। जस्ट इसको भी आप इसके साथ ऐसे जस्ट रगड़ दीजिएगा, ऐसे मूव करा लीजिएगा, इसमें भी ऐसे रगड़ना आपको। फिर अब दोनों को क्या करना है कि हटा करके दोनों रॉड को आमने सामने रखना है। तो दोनों रॉड को आमने सामने रखेंगे, पहले दोनों को रगड़ लीजिए, और रगड़ने के बाद दोनों रॉड को, यहाँ पे रॉड इबोनाइट हुआ और ये ग्लास के रॉड को आमने सामने रखिए। पूछा गया था इनमें जब आमने सामने रखते हैं तो क्या नेचर रहेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो सिंपल है, आप जानते हैं कि जो इबोनाइट का जो रॉड है, और उस रॉड पे आ चुका है निगेटिव चार्ज, और ये जो ग्लास का रॉड है, ग्लास का जो रॉड है, उस ग्लास के रॉड पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ये, और पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने रखेंगे तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स, ये जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है, यह है अट्रैक्शन फोर्स। ये होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि इबोनाइट रॉड और उसको सिल्क के थ्रेड से, सिल्क के जस्ट कोई भी क्लॉथ से रगड़ना है, या रॉड, ग्लास का रॉड को रगड़ना है, दोनों को सामने भी रखना है, तो कैसा फोर्स होगा ये आपको डिस्कस करना था। तो सिंपल ये हो गया। छोटा छोटा पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग का हो गया 11.12। 12 में है छोटा सा रिजल्ट, कि अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज इन मोशन, अगर वो चार्ज मोशन में आ जाएगा, इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा एकदम सिंपल सा रिजल्ट। तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज है प्लस क्यू और रेस्ट में, ये रेस्ट में है, तो प्लस क्यू रेस्ट में रहेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये इमिट करता है, लाइंस ऑफ फोर्स इमिट करेगा ऐसे। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो चार्ज एट रेस्ट में है तो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन, अगर चार्ज मोशन में हो गया तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। देखिए सिंपल सा, ये भी आगे कई बार हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ज अगर ये मोशन में है, अगर मान लीजिए इसमें स्पीड आ गया और ये मूव कर रहा है, मोशन में है, तो सबसे पहले चार्ज इन मोशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगा ही, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकलता है। तो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये जो लाइंस देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और आप जानते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा, जैसे अगर ये आप पढ़ा हुआ था 10th क्लास में कि जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उधर ही डायरेक्शन होता है करंट का, करंट भी उधर ही चलता है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है। तो अगर ये मोशन करेगा तो मोशन करेगा तो जिस डायरेक्शन में ये प्लस क्यू चलता है, ये प्लस क्यू चल रहा है, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में करंट, ये करंट होगी, आई जो है करंट ये। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बार्ट-सावर्त लॉ, तो उसमें ऐसे ये राइट हैंड थम्स रूल्स होता है, तो ये थम्स को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और इस साइड इधर की तरफ देखिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गया ऐसे, वेक्टर बी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। और यहाँ देखिए ऐसे फिंगर रखेंगे तो ये आउटवर्ड, और ऐसे करेंगे तो इनवर्ड, यहाँ पे है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो चार्ज इन मोशन अगर रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन है मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है इधर की तरफ, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो प्रोड्यूस करना ही है, बट मोशन के चलते इसमें करंट आ जाएगा और करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये छोटा छोटा रिजल्ट जानना है। नेक्स्ट 13, निगेटिव चार्ज अगर है किसी बॉडी पे, निगेटिव चार्ज है तो उसका मास स्लाइटली हायर होता है, ठीक है, मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज स्लाइटली हायर देन मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? तो वो देख लीजिए, आपका मास ऑफ नेगेटिव चार्ज चार्ज बॉडी is slightly higher than positive charge body. So negative charge body का मास slightly higher होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी से। देखिए, सो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास, जैसे आप कोई भी ले लेंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन मैंने ले लिया, सिंपल मैं दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन 8 है और ये 16 है। अब इसके ऑक्सीजन के दो पार्ट हुआ, मान लीजिए मैंने लिखा ऑक्सीजन के, अगर एक पार्ट लिख लिया मैंने प्लस और एक पार्ट लिख दिया ऑक्सीजन जो है वो है ऑक्सीजन अब माइनस, ऐसे कर दिया इस तरह से, वो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 8 इसमें था, बट एक कम हो जाएगा, यहाँ पे 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो 8 ही रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप इसमें से घटा लेंगे, 16 माइनस 8 कर लेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उधर देखिए, उसमें देखिएगा तो नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 9 हो जाएगा। 8 है और एक ऐड हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है तो 9, बाकी सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी है 8, ठीक है। तो क्लियर सा देखिए, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मास, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि मास ऑफ O प्लस के बारे में लिखूं, तो यहाँ पे 7 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 8 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना आपका ये मास। जबकि वहां पे अगर मैं बात करूं मास ऑफ O माइनस का,
ठीक है, तो मास ऑफ O माइनस हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप देखेंगे तो ये जो 7 की जगह 9 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 8 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे ये। और इस तरह मास ऑफ O माइनस इज ग्रेटर देन मास ऑफ O प्लस, ऐसे। देखिए ये रिजल्ट होगा। तो स्लाइटली हायर, थोड़ा सा हल्का सा हायर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, फिर भी है ना। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा सा तो ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, फोर्टीन। 14 में जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा सिंपल सा है कि ये है एक कोई भी ऐसा सोप बबल या कोई भी बैलून है, ये सोप बबल है या बैलून है, इस पे कोई भी चार्ज आप देंगे, यहाँ पे अगर चार्ज डाल रहे हैं, मान लीजिए जो मर्जी हो, अगर प्लस क्यू चार्ज देना है या अगर इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज देना है, ऐसे। तो जैसे ही सोप बबल पे जो न्यूट्रल है, अनचार्ज सोप बबल है या अनचार्ज बैलून है, उस पर जैसे ही कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं तो रेडियस ऑफ बबल विल, तो आंसर है इंक्रीजेज। छोटा सा आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान है। तो कोई भी है, बैलून है या आप सोप बबल ले लीजिए, पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए या नेगेटिव चार्ज दीजिए, जो भी आप चार्ज देंगे रेडियस तो बढ़ना ही है आपको। कैसे, तो आप देखिए, जैसे इस पे चार्ज दे रहे हैं, जो मर्जी हो आपका, प्लस चार्ज दीजिए माइनस चार्ज दीजिए। जैसे ही आप मान लीजिए प्लस चार्ज नहीं दे रहे हैं या माइनस चार्ज, जो मर्जी हो, अगर प्लस चार्ज देंगे ये चार्ज फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा ऐसा। और अब आप बताएंगे, जब चार्ज फैल गया तो ये प्लस और ये प्लस आपस में रिपल्सन, जानते हैं ये रिपल्सन, प्लस और प्लस रिपल्सन हुआ, ये प्लस और ऊपर का प्लस ये रिपल्सन हो गया, ऐसे रिपल्सन हो गया। यहाँ पे रिपल्सन, ये फोर्स और ये फोर्स, ऐसे रिपल्सन, और यहाँ पे भी रिपल्सन, हर जगह इक्वल एंड अपोजिट होने के चलते रिपल्सन, उसके चलते साइज बढ़ गया। ठीक है, सो साइज जो हो गया बढ़ जाएगा ऐसा। सो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो रेडियस जो था आपका शुरू में, जो रेडियस था ऐसे, तो वो काफी बढ़ गया। ठीक है, सो कुछ कुछ भी चार्ज दे दीजिए, द रेडियस, द साइज या रेडियस, द साइज और रेडियस और वॉल्यूम ऑफ बबल will increase when प्लस क्यू चार्ज हो या फिर माइनस क्यू भी है, वही चीज है। अगर माइनस दीजिएगा, माइनस चार्ज दे रहे हैं तो माइनस माइनस रिपल्सन होगा, फिर माइनस माइनस होगा, कुछ भी दे दीजिए। सो इंक्रीजेज व्हेन प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज गिवन ऑन बबल। तो ये है आपका 14। नेक्स्ट 15 हो गया चार्ज के बारे में। अभी कुछ न्यूमेरिकल भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन भी। 15 एक तो क्वेश्चन में कहीं विल्सन क्लाउड चैम्बर भी उसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे लेक्चर 1, आप ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ चार्ज के लिए, अभी क्वेश्चन में मैं बताऊंगा इसमें, तो ये कंप्लीट करने के बाद आप लेक्चर 1 बना सकते हैं। तो 50+ क्वेश्चन है, उसमें कहीं विल्सन क्लाउड चैम्बर भी है। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो रेडियोएक्टिविटी में पढ़ना है, यहाँ आप सीख सकते हैं। लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। विल्सन क्लाउड चैम्बर, टू डिटेक्ट
अल्फा, बीटा एंड गामा रे। सो अल्फा बीटा गामा रे को टेस्ट करने के लिए वो चार्ज पार्टिकल ही है। अल्फा बीटा तो चार्ज ही है, गामा न्यूट्रल है, तो उसमें विल्सन क्लाउड चैम्बर के हेल्प से कुछ चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन है तब उसमें लेक्चर 1 में, आगे पढ़ना ही होता है, रेडियोएक्टिविटी में पढ़ते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लेंगे, विल्सन क्लाउड चैम्बर बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे। सो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ट है, मैं समझा दूंगा आपको, बड़ा आसान है। यहाँ आप लिख लेंगे पहले कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है अल्फा का बहुत ज़्यादा होता है, जो कि रेडियोएक्टिविटी में पढ़ते हैं हम लोग, बीटा एंड गामा। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर टेस्ट ऑफ चार्ज भी कहलाता है, कि चार्ज को टेस्ट करने का ये एक मेथड भी है, या टेस्ट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट को भी आप टेस्ट करने का एक मेथड होता है। 15 पॉइंट मैं समझाता हूं आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर। सो आपको क्या करना है, विल्सन क्लाउड चैम्बर में एक ग्लास का ऐसे चैम्बर लेना है, ऐसे। यह है ग्लास का हॉलोस्फेयर, यह है ग्लास का हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर लेना। ऐसा स्फेयर कहाँ मिलेगा, तो एक्वेरियम शॉप, जहाँ पे फिश, जो डेकोरेटिव फिश जो होता है, एक्वेरियम जो कलर्ड फिश रखते हैं उनके पास रहता है ये एक स्फेरिकल बॉल जो होगा ऊपर से खुला रहेगा, स्फेरिकल बॉल उनको छोटा बड़ा जितना बड़ा साइज का चाहेंगे वो मिल जाता है। तो आपको एक ग्लास का लेना है और हॉलो स्फेयर लेना है, और ये बड़ा सा आपको लेना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, क्लाउड क्रिएट करना है, धुआं धुआं बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, तो एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिएगा, पेपर का टुकड़ा जला लीजिएगा, जला कर फट से उसमें डाल करके बंद कर दीजिएगा। जब आप बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा, तो पेपर तो बुझ जाएगा, बट वो जो जितना धुआं है वो पूरा छोड़ देगा इसमें। तो ये क्लाउड क्रिएट करना है, ये है क्लाउड, ये क्लाउड हुआ। तो विल्सन का क्लाउड ये बड़ा सिंपल है, ये लैब में भी लोग बना लेते हैं इसको। रेडियोएक्टिव एटम को टेस्ट करने का ये तरीका होता है कि विल्सन का क्लाउड चैम्बर, ये पूरा धुआं धुआं कर लेना है। और चार्ज का टेस्ट भी है इसमें, आगे भी पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिविटी में भी पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन है इसमें तो आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये हो गया आपका विल्सन का क्लाउड चैम्बर, एक का ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फेरिकल बॉल टाइप का ले लेंगे और उसके अंदर धुआं कर लेंगे, पूरा धुआं, कोई भी पेपर का या कुछ भी चीज़ें जला करके डाल करके बंद कर देना है कैप। जब बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उसके चलते वो बुझ जाएगा, बट धुआं पूरा छोड़ देगा, पूरा वाइट 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 क्लाउड बना देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इसमें कोई रेडियोएक्टिव एटम, कोई भी रेडियोएक्टिव एटम लेके डाल दीजिए ऐसा, उसको खोलिए कुछ सेकंड के लिए, और यहाँ एक रेडियो एक्टिव एटम, ये रेडियो एक्टिव एटम ऐसे ऐसे डाल दीजिए इसमें, रेडियो एक्टिव एटम डाल दीजिए। आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एटम क्या इमिट करता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये जानते हैं आप, बट दिखता नहीं है। अगर कोई मैं एटम आपके हाथ पे रख दो, बोलूँगी ये रेडियो एक्टिव एटम है, कोई भी एटम रख के पूछूंगी रेडियो एक्टिव एटम है, तो अगर वो अल्फा बीटा गामा इमिट भी कर रहा है तो वो पता नहीं चलेगा आपको, दिखता थोड़ा ना अल्फा बीटा गामा रे, कहीं दिखेगा नहीं, बट इस टेस्ट के थ्रू दिख जाता है। आपको एक क्लाउड बनाना है, एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट स्फीयर लेना है, क्लाउड अंदर में पूरा धुआं भर लेना है, और रेडियोएक्टिव एटम आप रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे रेडियोएक्टिव एटम आप रखेंगे और वो उसके बाद अगर ये इसमें से अल्फा बीटा गामा निकलेगा, तो अल्फा रे का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही अल्फा रे निकलेगा उसके सामने क्या आएगा, धुआं, क्लाउड क्लाउड आएगा, तो उसको क्या करेगा, आयोनाइज करते हुए उसको निकालते हुए बाहर जाएगा। तो अल्फा रे का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अल्फा रे जैसे ही निकलेगा यहाँ से, तो अल्फा रे निकलेगा तो पूरा ऐसे, पूरा जो रास्ते में जो आएगा, जो भी रास्ते में इसमें आ रहा है उसको सबको हटाते हुए, सब हटाते हुए अल्फा रे जो है एकदम थिक ट्रैक बनाएगा। तो ये है अल्फा रे, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, अल्फा जो है वो ऐसा। तो आपको फील इस तरह से होगा ना, जैसे
सुबह में आप छत पे, अपने घर के छत पे जाएंगे तो कभी कभी आप देखते हैं कि फाइटर जेट या इंटरनेशनल फ्लाइट, जैसे पटना में है 2 फ्लाइट, पटना में जैसे एक है कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट हुआ, वो पटना एयरपोर्ट पे जो लैंड करता है, दूसरा है कि फ्लाइट जो लैंड नहीं कर रहा वो इंटरनेशनल फ्लाइट है जो काफी अल्टीट्यूड पे जाते रहता है। तो सुबह सुबह जाएंगे ना, अर्ली मॉर्निंग, जब एकदम पोल्यूशन लेवल कम रहेगा तो छत पे देखेंगे कि, या फाइटर जेट भी होता है, वो जब आसमान में जाएगा हाइट पे तो वो वाइट 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 लाइन से डिस्चार्ज करते हुए जाता है। देखते हैं ब्लू स्काई, सुबह में एकदम कोई पोल्यूशन नहीं, स्काई एकदम ब्लू दिखेगा, और छत पे जाएंगे मॉर्निंग में तो देखते हैं कि व्हाइट लाइंस बना हुआ है, एकदम व्हाइट लाइंस, वो फाइटर जेट जा रहा है और जस्ट वो पूरा आपका लाइन बनाते हुए जाता है। ठीक है, उसी जैसा फील होता है कि अल्फा का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अल्फा जैसे ही निकलेगा यहाँ से तो अपना ये एकदम थिक लाइन, मोटा सा लाइन बनाते हुए निकलेगा, वो पता चल जाएगा। एकदम वैसे ही फीलिंग होता है जैसे स्काई में कोई फाइटर जेट जा रहा है और पीछे से एकदम व्हाइट लाइन्स बनाते हुए आता है, वैसे ही यहाँ पे फील होगा कि यहाँ पूरा क्लाउड धुआं के बीच में एक लाइन दिखेगा, मोटा सा लाइन, तो वो लाइन बताता है अल्फा रे को। थोड़ा थोड़ा डॉटेड डॉटेड लाइन दिखता है, वो अगर डॉटेड डॉटेड हल्का हल्का बहुत हल्का टूटा हुआ लाइन दिखता है तो इसको बारे में बोलते हैं कि ये बीटा रे। गामा का लाइन्स नहीं दिखेगा, गामा आयोनाइज नहीं कर पाता। तो ये टेस्ट है, ये अल्फा बीटा गामा का टेस्ट हुआ, चार्ज पार्टिकल का टेस्ट है बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, और क्या चार्ज के बारे में पढ़ना है? 14 हो गया, 15 और 16 में एक क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखा था, पैकेज में था 16। कोई चार्ज है और मान लीजिए कि ऐसे, नंबर 1 कोई चार्ज है ऐसे, मान लीजिए कि ये है एक्स वाई जेड, ऐसे मैं कर देना, ऐसे एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लगा हुआ। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे। वेक्टर ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई अगर चार्ज रखा हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, ऐसे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ, तो उस पर फोर्स जो लगता है वो उसी डायरेक्शन में, फोर्स जो होता है वेक्टर एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पे जो फोर्स लगा वो इस साइड में, ये है डायरेक्शन फोर्स का। ठीक है, ये प्लस क्यू ई। सेकेंड, सो ये है आपका एक्स एक्सिस और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां मैंने एक चार्ज रखा है और वो चार्ज है -Q, ये चार्ज है -Q, ऐसे ये चार्ज -Q सेंटर पे रखा हुआ। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स हुआ वो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ हुआ, ऐसे ये डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू जो हो गया वो है -QE, ये ऐसे हो गया, -QE ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो सेंटर पे रखा हुआ था, यहाँ सेंटर पे एक आपका चार्ज रखा हुआ -Q, तो ये डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ये है एक मेटालिक बॉब है, ऐसे मेटालिक बॉल है ऐसा। सो ये मेटालिक बॉब कह सकते हैं, ये मेटालिक बॉब है, अटैच है, थ्रेड सिल्क थ्रेड है। ये क्वेश्चन था इसमें, मेटालिक बॉल है और बॉब कह सकते हैं, बॉल भी है सिंपल पेंडुलम की तरह, और सिल्क थ्रेड से अटैच है, और इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा। तो अभी अभी इस केस में आपको बोलना है नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, कोई चार्ज नहीं है, मैंने कुछ चार्ज मेंशन नहीं किया है, तो नो डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉब, कोई चार्ज नहीं, सो नो डिफ्लेक्शन ऑफ बॉब, बॉब का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। बट एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, बट आसान ही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है इस पे,
अब क्वेश्चन ऐसे बोला जा रहा है कि ये सेम फिगर है, फिगर नहीं स्टेटमेंट से क्वेश्चन लिखा हुआ था पैकेज में आपको ऐसे, वही है मेटालिक बॉल है, ये है मेटालिक बॉल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर बोला जा रहा है कि ऐसा है कि इसके ऊपर मैंने एक्सरे डाल दी, बहुत सारा एक्सरे इसके ऊपर डाल दिया, ये मेटल के ऊपर बस स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि मेटल के ऊपर जो है वो मैंने एक्सरे डाला ऐसे, ये इसके ऊपर एक्स रे ऐसे डाल दिया। अब बताइए अब डिफ्लेक्शन क्या होगा? शुरू में तो कोई चार्ज नहीं है, जस्ट सिंपल मेटल का बॉब है, अटैच है सिल्क थ्रेड से, नो डिफ्लेक्शन। बट अब जब इसके ऊपर हम लोग एक्सरे डालेंगे, ठीक है, तो जैसे ही एक्सरे डालेंगे, एक्सरे जो होता है वो हाई एनर्जी रेडिएशन है, ठीक है। एक्सरे जो होता है पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, एक्सरे जो गामा हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ, आप जानते हैं कि इनका हाई एनर्जी रेडिएशन है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक पढ़े हुए हैं कि ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देंगे। ये काफ़ी एनर्जी होता है ना, एक्सरे के पास एनर्जी है बहुत ज़्यादा होता है, गामा के पास एनर्जी होता है, कॉस्मिक रे के पास, तो ये लोग क्या करेंगे आयोनाइज कर देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटालिक, ये मेटालिक बॉब है, जैसे ही इस पे एक्सरे पड़ेगा, ये एक्सरे जैसे ही पड़ेगा, नाउ एक्सरे जो है वो रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो एक्सरे आयोनाइज, तो एक्स रे आयोनाइज या रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉब, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। एक्सरे जो है आयोनाइज कर जाता है या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही आपका जो फिगर होगा वो कुछ ऐसे, ये क्योंकि एक्सरे आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा देगा, तो आपका बॉब के ऊपर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि एक्सरे हाई एनर्जी रेडिएशन है, जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई जगह पढ़े हुए हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, कि इतना हाई एनर्जी है कि किसी बॉडी पे जाएगा तो उसको आयोनाइज कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। और मेटल है, मेटल का बॉब है, तो जोर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और वो इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्सरे जो है वो चला जाएगा। वो एक्सरे अपने साथ जो है वो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के ले जाएगा ऐसे। तो एक्सरे चला गया, आया इसके ऊपर गिरा, चला गया, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके ऐसे चला गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने साथ आयोनाइज करते हुए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, तो अब ये प्लस चार्ज है, तो ये इसका डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बॉब है इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे, इधर की तरफ। So deflection of bob toward electric field ऐसे। Toward electric field। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज जो है उधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो थ्योरेटिकल पार्ट चार्ज के लिए तो यही था, 16 पॉइंट है, बाकी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आए भी हुए हैं मेडिकल में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो 16 17 आया हुआ क्वेश्चन सब है। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा लास्ट में। सो 17, the charge on a body is 1 nanocoulomb. How many electrons are present in the body? How many electrons are present in the body? Charge on a body 1 nanocoulomb। एक बॉडी है और बॉडी पे जो चार्ज है वो 1 नैनोकूलॉम्ब। सो स्टेटमेंट है, लिखा हुआ कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनोकूलॉम्ब।
देन उसके बाद पूछा गया कि नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन बॉडी. तो ये चाहिए आपको. तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो चार्ज नेगेटिव होना चाहिए था. सो चलिए आसान है, छोटा सा. आप जानते हैं कि चार्ज चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल है. यह 1 नैनो कूलम 1 × 10⁻⁹ ये हो गया और n. और ये है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ई पे चार्ज 1.6 10⁻⁹ हो गया आपका. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं और ये इधर चला जाएगा. सो n, so 10⁻10 divided by 1.6. so n, so 10 हुआ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻9 ऐसे. so n, so 10 डिवाइड बाई 1.6 सॉल्व कर लीजिए. 100/16, 50/8. So 6.25 into 10⁻9, 6.25 into 10⁻9 आंसर बी है. So 8 आंसर बी. सिंपल. इतना इलेक्ट्रॉन्स. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, नेगेटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ऑप्शन में ये लिखा हुआ. नेक्स्ट. एटी. सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेडिकल के हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन. When piece of polythene is rubbed with wool. तो ये लिखा हुआ piece of polythene. So एक पॉलिथीन है और इसको जो है वो इसके साथ रब करना, उल के साथ ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इनको दोनों को रगड़ना आपस में. पीस ऑफ पॉलिथीन लिखा हुआ, पॉलिथीन इज रब्ड विथ वूल. द चार्ज डेवलप ऑन पॉलिथीन. पॉलिथीन पे जो चार्ज आ गया वो -2 × 10⁻⁷ कूलम. तो जो पॉलिथीन है इस पे जो चार्ज हुआ, इस पे लिखा हुआ है चार्ज, इसके ऊपर जो डेवलप हो रहा है वो पेपर में लिखा हुआ -2 × 10⁻⁷ कूलम. सो -2 × 10⁻⁷ कूलम. तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है. सो पूछा जा रहा है डेवलप ऑन द पॉलिथीन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच ट्रांसफर टू पॉलिथीन. मास ट्रांसफर टू पॉलिथीन. सो अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू पॉलिथीन. आसान है. टू पॉलिथीन ये चाहिए, अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू पॉलिथीन. और यूनिट क्या है, कौन से यूनिट में है आंसर, तो किलोग्राम है. चलिए, ये तो कंफर्म है कि जब आप रगड़ रहे हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है यहाँ से एयर से, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है. और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और हर एन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना उतना ही हमें यहाँ पे निकालना है मास ट्रांसफर. यहाँ से मास ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे. तो सबसे पहले एन निकालते हैं. आप जानते हैं Q इज इक्वल टू NE. क्यू ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड में ले लीजिए, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में 2 -7 N 1.6 10⁻⁻19 सॉल्व कर लेंगे.
2 और ये 19 -7। सो ये हो गया आपका 12 डिवाइड बाय 1.6। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ एन। सो ये छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं, किलोग्राम में आप जानते हैं, उतना ही मास ट्रांसफर हो जाएगा। आप इतने इलेक्ट्रॉन हुआ और एक इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मास ट्रांसफर हुआ, तो मास जो ट्रांसफर हो रहा है वो है ये, पहले इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, 2 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय 1.6, इतने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31। सो 9.1 इंटू 10⁻31 आंसर है किलोग्राम में। तो ये हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो इतने इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, आंसर किलोग्राम में था। तो बाकी आपको सॉल्व करना है। सो 18.2 डिवाइड बाय 1.6, 18.2 डिवाइड बाय 1.6, 18.2, 11.37 इंटू 10 पे पावर, ये आप सॉल्व करेंगे तो -19 किलोग्राम, और सॉल्व कर लेंगे। सो 1.137 और 10 पे पावर -18 किलोग्राम। सो डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, 1.137 10 पे पावर -18, ये 11.38 भी है, और 10 पे पावर -19। आंसर डी, 14 का आंसर डी, ठीक, डी है। सो 1 मिनट में कंप्लीट करना है मिडिल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19। कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो काफ़ी आसान है, हम लोग रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं। इफ 10 पे पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन एवरी सेकेंड। सो लिखा हुआ है ऐसे, एक बॉडी है जो कि ये गेन कर रहा है ऐसे 10 पे पावर 10 इलेक्ट्रॉन बाय एवरी 1 सेकेंड। सो 10 पे पावर 10 इलेक्ट्रॉन गेन पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई बॉडी है आपका। नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड टू टोटल चार्ज ऑन बॉडी 1 कूलम, ठीक है। सो टोटल चार्ज अगर इसके ऊपर 1 कूलम, इसके लिए टाइम चाहिए, कितना टाइम लगेगा, और आंसर किस यूनिट में है टाइम, तो आंसर है सारा आवर्स में है, डे में है, ईयर में भी है। देखते हैं। तो एक बॉडी है 10 पे पावर 10 इलेक्ट्रॉन गेन पर सेकेंड, एक सेकेंड में इसके ऊपर देखते हैं कि इस बॉडी पे एक सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है, और मुझे 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो आसान है, मेडिकल क्वेश्चन ही है। तो इन 1 सेकेंड चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू n इंटू ई। तो एक सेकेंड में बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है वो है 10 पे पावर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, और ये है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। मतलब एक सेकेंड में जो चार्ज आया 1.6 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम, ये एक सेकेंड में आया, ठीक है। तो हमें टोटल चाहिए 1 कूलम चाहिए, तो आप ऐसे बोलेंगे कि 1.6 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चार्ज ले रहे हैं और हमें क्या चाहिए, 1 कूलम चाहिए। तो 1 कूलम के लिए कितना, तो 1 × 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना सेकेंड। सो जो टाइम चाहिए था, टाइम इज इक्वल टू ये हुआ 10⁻⁹ और डिवाइड बाई 1.6 सेकेंड, इतना सेकेंड लग जाएगा। तो आंसर मैं देखता हूँ कि पहले सेकेंड में नहीं है, आवर में है, डे में है और ईयर, ये तो बहुत बड़ा टाइम है, तो ईयर। आप जानते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 31, 5, 36 और 3 जीरो, इतना सेकेंड होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, केमिकल काइनेटिक में, सब पढ़ते हैं कि 1 ईयर का मतलब 31 और 5, 36 और 3 जीरो। आप जोड़ सकते हैं, आप जोड़ लीजिएगा। तो 1 ईयर 365 डेज, 24 आवर, 60 मिनट और 60 सेकेंड आएगा। वही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इतना सेकेंड। सो मैं एक चेक कर लेता हूँ, होता तो वही है 365 365 मल्टीप्लाई बाय 24, 60 मिनट, 60 सेकेंड, 31, 5, 36, 30, ये। तो आप कन्वर्ट कर लीजिए इसमें अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ईयर में भी आंसर है, तो ये 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6 और सेकेंड की जगह हटाएंगे तो डिवाइड बाई 31, 5, 36, 1, 2, 3, ये हुआ ईयर। सो सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना कट गया देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर लेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो रह जाएगा और ये 1.6, 3.1536 सॉल्व करिए। 100 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 3.15, 19.8 ईयर। सो नियरली यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ 20 ईयर। सो नियरली 20 ईयर, ऑप्शन में है 20 ईयर। ये तो ये 3 क्वेश्चन मैं स्कैन करके अभी ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ व्हेन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल, ये लिखा हुआ, ये है न्यूट्रल मेटल। और इस न्यूट्रल मेटल से, यहाँ से ये, इससे लिखा हुआ है 10⁻जो 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। जब आप इतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आप यहाँ से इस न्यूट्रल मेटल से, तो आप इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि इसके बॉडी में प्लस चार्ज आएगा। अब वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज आया इसमें, आसान है। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आप इसके बॉडी से निकाल रहे हैं, तो ये इसके बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप जानते हैं क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू ई, और इस तरह आप क्यू एकदम आसान है, प्लस चार्ज कर लेंगे और N का वैल्यू 10⁻19, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस तरह चार्ज जो आ गया वो हो गया प्लस 1.6 कूलम। तो ये है आंसर,
सिंपल सा। नेक्स्ट, ट्वेंटी वन। सो मेडिकल क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है कि इसमें अगर इस पे चार्ज है 2 कूलम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस पे प्रेजेंट रहेगा तो चार्ज तो नेगेटिव होगा, बस मैग्नीट्यूड में पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन में मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है। कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन, मेडिकल का है क्वेश्चन। सो यहाँ पे है 2 और ये n और ये हो गया 1.6 10 पे पावर माइनस 19। सो सॉल्व करेंगे n, 2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर 19। सो n 10 बाई 8 या 5 बाई 4, चेक करेंगे, 10 पे पावर 19। सो 1.25 इंटू 10 पे पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आंसर 1.25 10 पे पावर 19। सो 1.25 नहीं है, 125 है, तो 125 10 पे पावर 17। सो ये लिखा हुआ ऐसे, आंसर इस फॉर्म में है 125, तो ये 10 पे पावर 17 इतने इलेक्ट्रॉन्स। हो गई 22। What is charge on 90 kg of electron? Charge on 90 kg of electron, ये पूछा जा रहा है। चार्ज ऑन 90 kg of electron। सो ये पूछा जा रहा है और आंसर किस फॉर्म में है? आंसर ऑप्शन में लिखा हुआ कूलॉम फॉर्म में। आसान है, देखिए देखिए आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा, ऐसे ये है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मास जो हुआ वो आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31, ये है किलोग्राम में, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ऐसे। ये यहाँ साइन तो कुछ है नहीं, आंसर में तो है, तो नेगेटिव साइन होगा, बट आंसर में कुछ लिखा नहीं है। आंसर में मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है। तो बस सिंपल आप ऐसे लॉजिक कर लीजिएगा कि इस तरह से कि 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 किलोग्राम अगर ये रहेगा तो इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 किलो, ठीक है। और ये 90 केजी रहेगा, सो 90 केजी इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 और डिवाइड बाई 9.1 10 पे पावर माइनस 31 और इंटू 90 कूलम। तो जो चार्ज जो चाहिए था क्यू फाइनल, वो सॉल्व कर लीजिएगा इसको। सो पावर ऊपर ले लेंगे पावर, सो ये है 1.6 और ये 90 बाई यहाँ पे 9.1 और ये पावर ऊपर कर लेंगे, सो 31 19 सो 12, सॉल्व कर लीजिए। सो 1.690 डिवाइड बाय 9.1, सो 15.8 10 पे पावर 12
सो 15.8 10 पे पावर 12 कूलम या 1.58 10 पे पावर 13। चेक करिए, तो आंसर ये रहेगा। हाँ 1.58 10 पे पावर 13 कूलम है। मैं स्कैन करता हूँ। नेक्स्ट 23। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी है और जरूरत पड़ता है आगे कुछ मोल कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे नाउ व्हेन 2% इलेक्ट्रॉन्स are removed from 16 gram of copper. So when 2% of electron, 2% electrons are removed from 16 gram of copper, then calculate the charge. ऐसे कॉपर का मतलब ऐसे ले लीजिएगा, कॉपर 64 ले लीजिएगा यहाँ पे और 29, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन कॉपर। कॉपर पे जो चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ कॉपर। देखिए थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आसान ही क्वेश्चन है आपका। तो ये है एक कॉपर, ये कॉपर ऐसे ले लीजिए, कॉपर का यहाँ लिखा हुआ 29 और ऐसे 63.6 होता है, बट 64 राउंड फिगर में क्वेश्चन में लिखा रहता है 64। अब इसका कॉपर का जो अमाउंट, आपको जो अमाउंट लेना है वो अमाउंट लेना है यहाँ पे 16 ग्राम, ये 16 ग्राम, ठीक है ना। इस कॉपर का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऊपर में देख रहे हैं कि ये 64 हुआ और ग्राम पर मोल ऐसे ना। अब यहाँ यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल, एन, एन जो है नंबर ऑफ मोल, जो वेट बाय एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 4, इतना मोल हो गया, ठीक, इतना मोल ना। उससे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए हैं कि ये एन नंबर ऑफ मोल इनटू द एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम हो गया 1/4 और एवोगाड्रो नंबर हो गया 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। ये है नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1/4 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, इतने एटम्स हो गए। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, क्योंकि 1 एटम कंटेन, आप जानते हैं कि 1 एटम कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन। तो ये मोल कॉन्सेप्ट में वेट, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम। अब यहां से निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पे 1/4 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, इतने एटम्स हैं और यहाँ पे 29 कर लीजिए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया। अब इसमें से 2% रिमूव करना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है 2% रिमूव करना है। जब 2% रिमूव करेंगे तो इसके बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये लिखना है।
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है इसका 2%, 2%, 2/100, 2% ट्रांसफर कर लेना है, 2/100 ऑफ दिस वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉन है उसका 2% हटाना है। तो ये है 1/4, 6.023, 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 29। ये बाकी चार्ज जानते हैं, चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू ई। सो N हुआ, E से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। तो Q इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो प्लस N इंटू ई। ये सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 2 ये हो गया, और ये 100 चला जाएगा ऊपर। सो ये आप लिख सकते हैं यहाँ 301, और ये 10⁻21 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से कैंसिल करेंगे, आपका ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 29, और ई का वैल्यू हो गया 1.6, 10⁻−19। तो ये है आंसर कूलॉम में, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। सो 19 यहाँ से कैंसिल होगा, और ये हो गया आपका 100, 119, 20, 21, 100 हुआ। सो 301 आप लिख सकते हैं, 301 मल्टीप्लाई बाय 29, 29 मल्टीप्लाई बाय 1.6, so 13966, so 1.39 into 10⁻4, 1.39 10⁻4, 10⁻4 कुल, ये है चार्ज। ओके, सो 19, 20, 21 ये ऐसे एक क्वेश्चन अपने से बनाइए। when 5% electrons are removed from 90 gram of water, बनिए वैसे ही क्वेश्चन है, 90 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन वाटर। वाटर पे चार्ज चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू करिए। बल्कि यहाँ 19 मिलीलीटर कर लीजिए, और अच्छा करना हो तो यहाँ छोटा सा चेंज कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी मोल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट। सो 5% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आप जानते हैं ये ऐसे वाटर पढ़ा हुआ आपका, ये है वाटर। तो वाटर के लिए आप जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वाटर के लिए हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर डेंसिटी 1 हो, मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब मास और वॉल्यूम सेम होता है। तो अगर ये लिखा हुआ है कि 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो इसका मतलब जो हो गया, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 90 मिलीलीटर का मतलब 90 ग्राम ऑफ द वाटर, ठीक है। सो अब हम लोग प्लान करते हैं, वाटर का वेट जो है वो है 90 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आप जानते हैं, वाटर में ऐसे लिखते हैं 1H1, ऑक्सीजन 8, 16, 1H1। तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर में जोड़ लेंगे तो 18 हो गया, 18 ग्राम पर मोल, ठीक। नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 5 मोल्स, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जानते हैं n इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो n ये है 5, एवोगाड्रो नंबर हुआ 6.023 इंटू 10⁻23, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। नेक्स्ट,
नंबर ऑफ एटम्स और सॉरी मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप जानते हैं, ठीक है, आप मोल कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि वाटर वन वाटर मॉलिक्यूल वन वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जोड़ लेंगे, ये इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, इसमें 1 है, 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, ये जानते हैं आप। तो हमें चाहिए था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये है 5, ये है 6.023, 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10 कर लीजिए, ठीक, ये मल्टीप्लाई बाय 10। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्लियर। अब इसमें से 5% निकालना है, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसमें से 5% निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो इसका 5% जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसको हटा दीजिए, 5/100 ऐसे। तो 5 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 10 ऐसे, इस तरह से। सो ये कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और ये 25 2.5। सो ये है 2.5 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। और फाइनली Q इज इक्वल टू एनी कर लीजिए। Q इज इक्वल टू एनी कर दीजिए। प्लस है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो n, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2.5 6.023 23 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। सो 2.5 6.023 1.6 10 पे पावर यहाँ पे है 4 ना कूलॉम। सॉल्व करते हैं, 2.5 6.023 मल्टीप्लाई बाय 1.6, सो 24 कर लीजिए, 09 है तो 24 10 पे पावर 4 कूलॉम। सो 2.4 इंटू 10 पे पावर 4 कूलॉम, 5 कूलॉम, ये है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैकेज का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। 100 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हमें चाहिए था टोटल नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं, अभी तो आपने डिस्कस किया था कि वाटर, जैसे HOH वाटर है तो आप जानते हैं कि 1H1 और ऑक्सीजन 8 और 16 और फिर है 1H1, ये आप जानते हैं ऐसे। तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हैं। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हैं कि 1 मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नेगेटिव चार्ज। सो वाटर आप ले लीजिए ऐसे, वाटर अमाउंट हो गया यहाँ पे 100 ग्राम। आप जानते हैं एटॉमिक वेट 18 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल, वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, सो 5.55, ये है मोल ऐसे। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, so number of molecule n into Avogadro number,
सो आप ऐसे लिख लीजिए, छोड़िए, सॉल्व मत करिए। 100 डिवाइड बाई 18 और 6.023 इंटू 10⁻23, और 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आप, सो मल्टीप्लाई बाय 10। 6.023 10⁻23। सो ये ऐसे कट जाएगा, ये है, इससे कट जाएगा 3 टाइम, और यहाँ 3.3 कर लीजिएगा। 3.3 इंटू 10⁻26, सो ये हो जाएगा 3.3, नियरली 10 पे पावर, ये 30 और 26। ये मैं चेक कर लेता हूँ, होगा ये 3.3 इंटू 10⁻26, सो 3.35 है टू 10⁻20, इसमें 25 आ रहा है। ट्वेंटी फाइव आया, मेरा 26 आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो? सो ओ, यहाँ मिस्टेक, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया। 100 ही ना, 100 ये है ना, 100/18, सो एक जीरो ज़्यादा हुआ, सो प्लीज करेक्शन 25, इसलिए आंसर चेक करना होता है। सो ये है 3.3। और अगर टोटल निगेटिव चार्ज चाहिए, सो Q इज इक्वल टू एनी कर लीजिए। टोटल निगेटिव चार्ज लिखा हुआ, निगेटिव चार्ज, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में निगेटिव चार्ज हो गया, तो ये है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। सो ये हुआ 3.3, टोटल इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा 25, और ये है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर लीजिए, 3.3 1.6, 5.28, सो 5.28 10 पे पावर यहाँ पे 6 कूलम। सो 5.28 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा पैकेज का क्वेश्चन है कि लिखा हुआ कॉपर वायर, और यहाँ लिखा हुआ कि एज्यूम ईच एटम कंटेन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये अमाउंट है 6.4 ग्राम है, एटॉमिक वेट भी लिखा हुआ कॉपर का, और मुझे चाहिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ एटम चाहिए, क्योंकि 1 एटम कंटेन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल, कितना छोटा है क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है वेट 6.4 ग्राम, एटॉमिक वेट 64 ग्राम पर मोल, number of mole of weight divided by atomic weight, so 6.4 डिवाइड बाई 64, सो ये हो गया आपका 0.1 मोल। सो मोल हुआ, यहाँ हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, सो वो होता है n इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो n 0.1 और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। नाउ यहाँ हो जाएगा आंसर 6.023 और इंटू 10⁻22 ऐसे। तो इतने एटम्स हैं, और जितना एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत छोटा सा। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम आंसर हो जाएगा 6 और इंटू 10⁻22। तो ऑप्शन ऐसे ही लिखा हुआ, तो एकदम सिंपल। नेक्स्ट। ये भी पैकेज क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है आपका। तो लिखा हुआ कि ये 1 किलोग्राम सॉलिड है, उसमें इतने एटम्स हैं।
यहाँ लिखा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ईच एटम, हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और अगर सॉलिड का 1 ग्राम रहे तो उसमें से कितना चार्ज आ जाएगा। सिंपल, सबसे पहले आप बात करेंगे 1 kg। 1 kg का मतलब ऐसे लिखेंगे 1000, और 1000 ग्राम कंटेन 5 इंटू 10⁻21 एटम्स। सबसे पहले ये लिखना है कि नाउ 1000 ग्राम कंटेन इतना एटम, ठीक है। सो 1 ग्राम कंटेन, ये, ठीक है। तो सबसे पहले एटम्स निकालते हैं, और ये एटम्स आ गया आपका जो 5 इंटू 10⁻18, इतना एटम्स हो गया। चेक करिए, 5 इंटू 10⁻18 एटम्स, ठीक है। सो 1 ग्राम में, 1 ग्राम सॉलिड में इतने एटम्स हो गए, और लिखा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ईच एटम, तो इतने एटम इन 1 ग्राम सॉलिड, और हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ, सो ये नंबर ऑफ एटम के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि एक एटम से जितने एटम हैं और उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 1 एटम, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻18, ये। बाकी Q इज इक्वल टू एनी, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो प्लस हो जाएगा n इंटू ई। सो Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻18 और E। सो Q 8, सो 0.8 हटा लेंगे यहाँ पे आपका, ये हुआ आपका 8 हुआ, और 10⁻⁻1 हो गया 0.8 कूलम। चेक कर लेता हूँ मैं। सो 0.8 कूलम, और अगर रिमूव कर रहे हैं तो प्लस चार्ज रहेगा, आंसर बी होगा, 14 का आंसर बी, ठीक है। सो अब हो जाएगा। चार्ज का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो मैंने डिस्कस कर दिया, चार्ज के बारे में सब कुछ बता दिया, ये फाइनल हो गया चार्ज। अब हम इस चार्ज का एप्लीकेशन लो डिस्कस करेंगे, कूलॉम्स लॉ, नेक्स्ट लेक्चर।